14 अगस्त 2016। आज से 10 साल पहले पाकिस्तान अपने इंडिपेंडेंस डे पर आज़ादी से ज्यादा अपनी टेस्ट विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहा था। और हो भी क्यों ना, ये कोई नॉर्मल विक्ट्री थोड़ी ना थी, बल्कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड को उन्हीं के होम ग्राउंड में परेशान करके रखा था। Magic from Yasser. और 10 विकेट से टेस्ट विक्ट्री हासिल की थी। इसी के साथ पाकिस्तान ने इंग्लैंड के इस टूर में 2-2 से ये टेस्ट सीरीज भी ड्रा कर ली थी। फिर इसके एक हफ्ते बाद 22 अगस्त 2016 को आईसीसी की तरफ से टेस्ट रैंकिंग अनाउंस की गई, जिसमें पाकिस्तान 1988 के बाद पहली दफा टेस्ट में नंबर 1 टीम बन चुकी थी। एक वो टाइम था जब पाकिस्तान दुनिया की बड़ी बड़ी नेशंस को हरा रही थी, और एक आज का टाइम है कि पाकिस्तान के पास एक स्टेबल टेस्ट स्क्वाड ही नहीं है। 5 जुलाई को वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड टूर के लिए स्क्वाड अनाउंस किया गया था, लेकिन अब इस टीम से बैलेंस परफॉर्मेंस की उम्मीद खत्म हो चुकी है। इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि क्या इस स्क्वाड के साथ पाकिस्तान वेस्ट इंडीज को टेस्ट में हरा सकता है। आप में से कई लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जुलाई 2026 को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से स्क्वाड अनाउंस किया गया अपकमिंग टेस्ट सीरीज के लिए, जो जुलाई के एंड में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट और मिड अगस्त में इंग्लैंड के अगेंस्ट खेली जानी है। इस स्क्वाड की खास बात ये थी कि इसमें कोई भी सीनियर फास्ट बॉलर नहीं है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की पेस साइड को अब नए लड़के रिप्रेजेंट करेंगे। पाकिस्तान, जिसे हमेशा से ही लैंड ऑफ पेसर कहा गया है, रिसेंट टाइम्स में पाकिस्तान की सबसे बड़ी वीकनेस उसका पेस अटैक ही रही है। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा देखा गया है कि ओपोनेंट टीम के पेसर्स 150 प्लस की पेस के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, और पाकिस्तान की साइड में ऐसा कोई भी बॉलर नहीं था जो इस पेस नंबर के आसपास भी पहुंच सके। इसके अलावा पाकिस्तान ने टेस्ट कैप्टन भी चेंज कर दिया है। शान मसूद की जगह अब बाबर आजम इस टेस्ट साइड को लीड कर रहे हैं। तो अब देखना ये है कि क्या ये पेसर्स गेम के अंदर अपना कोई इम्पैक्ट बना सकते हैं, और बाबर आजम की लीडरशिप में पाकिस्तान क्या दोबारा से एक स्टेबल टेस्ट साइड बना पाएगी, या फिर हम घूम फिर कर दोबारा से उन्हीं सीनियर्स के पास जाने वाले हैं जिन्होंने बांग्लादेश में पाकिस्तान का नाम रोशन किया था। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ये टेस्ट सीरीज पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से पाकिस्तान इस फॉर्मेट में जिस डाउनफॉल से गुजर रहा है, उसे देखकर ये नहीं लगता कि ये वही टीम है जो किसी टाइम पर वर्ल्ड रैंकिंग में टेस्ट की नंबर 1 टीम हुआ करती थी। उस टाइम पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका पेस अटैक, मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज, उमर गुल, हसन अली, और लिस्ट चलती ही जाती है। इसी तरह स्पिनर्स में यासिर शाह, सईद अजमल और जुल्फकार बाबर, ये पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को काफी डेंजरस बना देते थे। इस टाइम पाकिस्तान में क्रिकेट बैन थी, तो पाकिस्तान ने यूएई को ही अपना होम ग्राउंड बना लिया था। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तक के एशियन कंट्रीज की टीम भी पाकिस्तान के अगेंस्ट यूएई में ही एक विक्ट्री हासिल करने के लिए स्ट्रगल करती थी, क्योंकि पाकिस्तान के बॉलर्स के साथ साथ यूनुस खान, मिसबाउल हक, मोहम्मद यूसुफ, अजहर अली और ऐसे ही और भी टेस्ट बैटर्स थे जो पाकिस्तान की इस टीम को कंप्लीट टेस्ट नेशन बना देते थे। फिर जिसका नतीजा ये था कि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में ही टेस्ट सीरीज हराई, इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज ड्रा की, और यूएई में तो इन टीमों को स्टेबल होने ही नहीं दिया। ये वो टाइम था जब मिसबाउल हक टीम को लीड कर रहे थे, लेकिन फिर वक्त बदला। यूनुस खान, मिसबाउल हक और अजहर अली जैसे सीनियर प्लेयर्स रिटायर हो गए। बॉलिंग अटैक भी धीरे धीरे अपनी पहचान खोने लगा। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह ने जरूर उम्मीद जगाई, लेकिन इंजरीज, वर्कलोड और लगातार कॉम्बिनेशंस चेंज होने की वजह से पाकिस्तान कभी भी एक स्टेबल पेस अटैक तैयार नहीं कर सका। नतीजा ये निकला कि पिछले चंद सालों में पाकिस्तान को घर और बाहर दोनों जगह टेस्ट क्रिकेट में मुसलसल सेटबैक्स का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात तो ये थी कि पाकिस्तान जिस चीज के लिए दुनिया भर में मशहूर था, वही उसकी सबसे बड़ी वीकनेस बन गई। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड जैसे मुल्कों के पास 145 से 150 प्लस की पेस से बॉलिंग करने वाले फास्ट बॉलर्स मौजूद थे। अब तो बांग्लादेश के पास भी नाहीद राना जैसा पेसर है, पर पाकिस्तान को शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली के पास वापस जाना पड़ता है। अब चूंकि वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट फ्रेश पेसर्स को ऐड किया गया है, तो उनसे उम्मीद यही है कि वो डिसिप्लिन बॉलिंग करवाएंगे और पाकिस्तान को अपने खोए हुए लेवल पर वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ एक और बड़ी तब्दीली भी देखने को मिली है। शान मसूद की जगह बाबर आजम को दोबारा टेस्ट का कैप्टन बना दिया गया है। अब बाबर आजम के कंधों पर सिर्फ रन्स बनाने की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक नए टेस्ट टीम
टीम को बिल्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। पर्सनली मेरा ओपिनियन इस फैसले से रिलेटेड मिक्स है, क्योंकि बाबर आजम एक अच्छे कैप्टन हैं। उन्होंने पास्ट में भी एज अ कैप्टन टेस्ट टीम को काफी स्टेबल बनाकर रखा हुआ था, तो उनसे उम्मीद है कि वो पाकिस्तान की टेस्ट साइड को दोबारा से रीबिल्ड कर सकते हैं। और शान मसूद के जो टेस्ट रिकॉर्ड चल रहे हैं, उसके बाद अगर उन्हें टेस्ट कैप्टन के लिए कंटिन्यू किया जाए तो ये पाकिस्तान के लिए शर्म की बात होगी। मसला ये है, पाकिस्तान का अभी तक टेस्ट स्क्वाड ही फाइनल नहीं बन सका। गिनती के 3-4 प्लेयर्स हैं जो स्क्वाड में परमानेंट रहने के काबिल हैं, उनमें से भी सिर्फ बाबर आजम ही कैप्टन मटेरियल हैं। तो देखा जाए तो पीसीबी का ये फैसला बुरा नहीं है। अब अगर इस स्क्वाड को ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान ने इस बार एक्सपीरियंस और यूथ को मिक्स बनाने की कोशिश की है। बैटिंग डिपार्टमेंट में सबसे बड़ी जिम्मेदारी कैप्टन बाबर आजम के कंधों पर होगी। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर लगातार इनकंसिस्टेंसी का शिकार रहा है। कई मैचेस में टॉप ऑर्डर अच्छा स्टार्ट देता था, लेकिन मिडिल ओवर उस एडवांटेज को कन्वर्ट नहीं कर पाता था। इसीलिए बाबर आजम, साउथ शकील और मोहम्मद रिजवान जैसे प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इन दिनों साउथ शकील की परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं चल रही, वो अपनी बैटिंग से इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे। शायद इसकी वजह ये है कि वो सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हैं और उसमें भी पाकिस्तान के मैचेस 6-6 महीने के गैप के बाद आते हैं। ओपनिंग के लिए शायद पिछली बार की तरह दोनों यंगस्टर्स अजान अवैस और अब्दुल्ला फजल ही जाएंगे, क्योंकि इमामुल हक एक अच्छा सा कमबैक करने में नाकाम रहे हैं। बांग्लादेश के अगेंस्ट भी टेस्ट सीरीज में जब उन्हें कमबैक करवाया गया तो वो काफी स्ट्रगल कर रहे थे। Big appeal. उनके काफी कैचेस भी ड्रॉप हुए, इसके बावजूद वो 50 रन स्कोर नहीं कर पाए। पाकिस्तान के स्क्वाड का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे रिस्की डिपार्टमेंट पाकिस्तान का पेस अटैक है। शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली जैसे एक्सपीरियंस्ड नामों की गैर मौजूदगी में सिलेक्टर्स ने यंग फास्ट बॉलर पर भरोसा किया है। मोहम्मद अली, मोहम्मद अब्बास और खुरम शहजाद जैसे बॉलर्स को चांस दिया गया है खुद को प्रूव करने का। आई नो इनके पास भी 150 प्लस की पेस नहीं है, लेकिन ये पेसर्स डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग कर सकते हैं और टेस्ट में तो चाहिए ही डिसिप्लिन होता है। यहाँ बॉलर्स को घंटों तक एक ही एरिया में बॉलिंग करनी पड़ती है और बैटर्स की गलती का इंतजार करना होता है। अगर पाकिस्तान के यंग पेसर्स ये स्किल सीख जाएं तो वो सीरीज में फर्क पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान ने ये स्क्वाड वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड दोनों टूर्स को जहन में रखते हुए बनाया है, इसीलिए स्क्वाड में सिर्फ एक ही फुल टाइम स्पिनर है, साजिद खान, जो कि वेस्ट इंडीज की कंडीशंस के लिए क्वेश्चनेबल डिसीजन है। बाकी जो भी हो, इस स्क्वाड का सबसे वाइल्ड कार्ड प्लेयर जो होने वाला है और जिसकी परफॉर्मेंस के लिए स्पेशली मैं इंतजार कर रहा हूँ, वो है आमिर जमाल। लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी उन्होंने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देकर एक इम्पैक्ट क्रिएट किया था, लेकिन फिर उन्हें कहां गायब कर दिया गया ये पता ही नहीं चला। अब अगर एक बार फिर वो परफॉर्मेंस दे जाएं तो ये उनके और पाकिस्तान दोनों के फ्यूचर के लिए काफी अच्छा होगा। ओवरऑल देखा जाए तो ये स्क्वाड इतना बुरा नहीं है, पर ये बात जरूर है कि रिजल्ट से यंगस्टर्स की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करते हैं। अगर अच्छी बॉलिंग हुई और अच्छी बैटिंग हुई तो जरूर पाकिस्तान ये टेस्ट सीरीज जीत सकता है, लेकिन इस टेस्ट सीरीज से ज्यादा इम्पोर्टेंट एक स्टेबल टेस्ट नेशन बिल्ड करना है। तो होप यही है कि ये यंगस्टर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। बाकी आपका इससे रिलेटेड क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताना, और ये भी बताना कि बाबर आजम को कैप्टनसी देने का जो फैसला था उस पर आपका क्या व्यू है। बाकी हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लेना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। गुड बाय।